हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको बुक पेंट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे सवाल जवाब के खंड नंबर 3 के बारे में। सशक्त प्रस्तुति की 6 महत्वपूर्ण उपाय, जिसमें पहला उपाय है पुल बनाना। पुल बनाने का मतलब यहाँ पर है लोगों से इंटरेक्ट करना, मतलब लोगों से मिलना, राइट, लोगों से कनेक्शन मिलाना, उसको पुल बनाने के बारे में ऑथर ने बताया है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। पुल बनाना एक तकनीकी है जो चर्चा को जारी रखती है और उस परिस्थिति को टालती है जिसमें या तो आप बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या आपके संभावित ग्राहक बहुत कम बातें करते हैं। अगर आप कोई महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं, जवाब में आपको एक छोटा सा उत्तर मिले तो आप कुंठित हो जाते हैं। यहाँ पर कुंठित का मतलब है नाराज हो जाना। असली जिंदगी की कहानी, किस तरह शिव ने एक भावहीन व्यक्ति को प्रभावित किया। यहाँ पर शिव की मतलब है एक डिस्ट्रीब्यूटर थी। वह अपने संभावित ग्राहक फ्रेड के साथ तालमेल बनाने का प्रयास कर रही थी। फ्रेड एक कंप्यूटर कंपनी में काम करता था। उसने अपनी लंच की छुट्टी में शिव को मुलाकात का समय दिया। फ्रेड शुरुआत में जरा रुखा और नज़रबातूनी स्वभाव का नहीं था, इसलिए शिव शुरू में थोड़ी निरुत्साहित हो गई, मतलब नाराज हो गई। शिव, आप इस बिजनेस में कैसे आए? अब इसकी कन्वर्सेशन आगे चलती है। फ्रेड कहता है, मेरी हमेशा से कंप्यूटर में रुचि थी। इस संबंध में शिव के पास अधिक जानकारी नहीं थी, इसलिए उसे बात बढ़ाने के अलावा सवाल पूछना पड़ा। शिव, आपको कंप्यूटर के बिजनेस में सबसे अच्छी बातें क्या लगती है? फ्रेड कहता है, यह लगातार बदलता रहता है। दोबारा दिए इस छोटे से जवाब ने शिव को फिर से मजबूर कर दिया अगला सवाल पूछने के लिए, ताकि बातचीत का सिलसिला जारी रहे। समस्या यह थी कि अगले ढेर सारे सवाल भी पूछती रही तो कुछ समय बाद बातचीत किस इंटरव्यू की तरह लगेगी, जिसमें शिव की भूमिका पुलिस कमिश्नर जैसी हो सकती है। छोटे जवाब देने वाले संभावित ग्राहक को संभालने का श्रेष्ठतम तरीका यह है, उनसे चर्चा करते समय पुल बनाएं और शक्ति पुल बनाएं। शक्ति पुल का मतलब है थोड़ा सा ऐसे कनेक्शन बनाएं जो कि इंटरव्यू की तरह ना लगे आपकी कन्वर्सेशन। यहाँ पर दिए हैं अर्थार्थ, यानी, उदाहरण के तौर पर, फिर, इसलिए, तब, आपने, इसका मतलब, ये सारे हैं पुल। ठीक है, हर पुल के बाद आपको चुप हो जाना चाहिए। सौभाग्य से शिव ने पुल का उपयोग करना सीख लिया था। फ्रेड के साथ उसकी चर्चा इस तरह चली। पुल बनाने के बाद शिव कहती है, आप इस व्यवसाय में कैसे आए? फ्रेड से। फ्रेड कहता है, मेरी हमेशा से ही कंप्यूटर में रुचि थी। अब शिव कहते हैं, यानी? फ्रेड कहता है, यानी नेटवर्क सिस्टम को बड़े और मध्यम आकार की कंपनी में लगाना। शिव कहता है, इसका मतलब? फ्रेड कहते हैं, इसका मतलब कि मैं किसी भी कंपनी में कार्य प्रणाली में सुधार के लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार में सहायता करता था जिससे जिंदगी आसान हो जाए। शिव कहती है, उदाहरण के तौर पर? फ्रेड कहता है, उदाहरण के तौर पर कल की बात लें। कल मैंने एक कंपनी में अपना सिस्टम लगाया। उस कंपनी में गंभीर लेखांकन समस्या थी। उन्होंने मुझे बुलाया। इस मामले में शिव ने न केवल सफलतापूर्वक एक किला जीत लिया, बल्कि वह इंटरव्यू लेने की तरह भी नहीं लगी और उसने ज़्यादा शब्दों का प्रयोग भी नहीं किया। वह फ्रेड के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर रही थी और वह अपने पहले नंबर के विषय में बातें कर रहा था। और वह खुद। जब आप पुल का उपयोग करते हैं तो वह 3 बातें याद रखें। आगे की ओर झुकें, हथेली को खोलकर बातें करें। नंबर 2 बात है, पुल के आखिरी अक्षर को थोड़ा सा खींच लें। नंबर 3 है, पीछे की तरह टिक जाएं और चुप हो जाएं। जब भी आपका सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करे तो पीछे की तरफ रिलैक्स में होकर टिक जाएं और चुप होकर उसकी बातों को सुनें। हथेली खोलकर आगे की तरफ झुक जाने से 2 संकेत संप्रेषित होते हैं। पहला तो यह कि बिना शब्दों के ही इससे यह पता चलता है कि आप खतरनाक नहीं हैं। दूसरा संकेत यह है कि इससे श्रोता को यह पता चलता है कि अब बातें करने की उसकी बारी है, क्योंकि आपने नियंत्रण उसके हाथ में सौंप दिया है। पुल के आखिरी अक्षर को खींचने से यह लगभग एक सवाल के रूप में बदल जाता है, जबकि यदि इसे न खींचा जाए तो यह एक वक्तव्य की तरह लगेगा। उदाहरण के तौर पर, फ्रेड, ताकि बिजनेस ज़्यादा अच्छे ढंग से चले। शिव कहती है, यानी? फ्रेड कहता है, यानी इससे लोगों की ज़िंदगी आसान हो सकती है और वे अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा दे सकते हैं। आप जानती हैं होंगे कि अधिकतर कंपनियों में कोई अच्छा सिस्टम नहीं होता है। यदि पुल के अक्षर को खींचा नहीं जाए तो यह एक विचार का या वक्तव्य की तरह लगेगा, जो अपमानजनक भी लग सकता है। जब आप पुल का प्रयोग कर लें, इसके बाद चुप हो जाएं। अंततः की प्रतीति होती खामोशी से न छा जाए। अपने ज्ञान के मोती को बिखेरने के लालच से बचें। पुल के प्रयोग के बाद कुछ देर तक चुप्पी सी छा सकती है। आपकी खुली हथेली ये बताती है कि अब आपने बोलने की जिम्मेदारी संभावित ग्राहक को दे दी है, इसलिए अब आपको उसे ही बोलने दें। सुनने की देश भाषा,
यहाँ पर एक उदाहरण दिया जा रहा है पुल बनाने की किस तरह छुपी हुई प्रेरणादायक को सामने लाया जा सकता है, संभावित ग्राहक से किस तरह जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निरंतर देने के बाद आप पीछे की ओर टिक जाएं और अपने हाथ को अपनी ठोड़ी पर रख लें। इस तरह मूल्यांकन की स्थिति में आ जाएं। इससे सुनने वाले को तत्काल यह मालूम पड़ जाएगा कि उसने बातचीत शुरू करनी है, क्योंकि आपने पीछे की तरफ टिक गए हो। उदाहरण के तौर पर, अगर आपने संभावित ग्राहक से आर्थिक स्वतंत्रता को अपनी पहली प्राथमिकता चुना है, आपकी पहली प्राथमिकता क्या है? संभावित ग्राहक कहता है आर्थिक स्वतंत्रता। आप कहते हो आपने इसी को क्यों चुना? संभावित ग्राहक कहता है क्योंकि ज़िंदगी में जो भी करना चाहता हूँ उसके लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। अब आप बात करते हो वहाँ पर आगे की तरफ झुकते हुए और हथेली को खोलते हुए संभावित ग्राहक से, यानी मेरे आपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और आरामदायक ज़िंदगी देने के लिए पर्याप्त पैसा होना चाहिए। अब आप कहते हो कि आप झुकते हुए हथेली को खोलते हुए आरामदायक, यानी संभावित ग्राहक कहता है यानी मेरे पास लंबी छुट्टियों पर जाने के लिए पैसा हो, मैं एक नई कार खरीद सकूं, कभी कभी थोड़ा बहुत विलासिता की चीज़ें भी खरीद सकूं। उदाहरण के तौर पर संभावित ग्राहक कहता है उदाहरण के तौर पर अगर मैं यात्रा करना चाहूं तो मुझे इस योग्य बन सकूं, यानी उदाहरण के तौर पर इन दोनों पुलों का प्रयोग करने में आपका संभावित ग्राहक ये सब बताने लगेगा जो वह सोचता है। अनुभव के तौर पर देख सकते हैं विश्वास हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं। पुल इस तरह से खुले सवाल हैं। प्रस्तुति में उसका श्रेष्ठ प्रयोग तब होता है जब लोग आपके बारे में बातें ना करें और वह आपके सवालों का छोटा जवाब दे रहे हैं। जब आप पहली बार पुलों का उपयोग करेंगे तो आपको अजीब लगेगा, खासकर तब आप बातों ही स्वभाव के हो सकते हैं, क्योंकि पुल के बाद आपको बातचीत में कुछ देरी तक खामोशी छा जानी है। आपके श्रोता को ये थोड़ा जवाब देने की आदत है, इसलिए उसे चर्चा में खामोशी की आदत हो सकती है, इसलिए उसे खामोशी की तरफ स्वाभाविक लगती है। पुलों का प्रयोग मज़ेदार होता है क्योंकि उसने प्रस्तुति अधिक रोचक बन जाती है और आपको मौन नियंत्रण की शक्ति भी मिल सकती है। उपाय नंबर 2, सिर हिलाने की तकनीक। अधिकतर लोग यह नहीं जानते हैं सिर हिलाना एक सशक्त और विश्वास दिलाने वाली तकनीक है। अधिकांश देशों में सिर हिलाना या गर्दन ऊपर नीचे करना सहमति दर्शाता है। इसका अर्थ शरीर को झुकाना या नीचे करना, जो यह बताता है कि मैं आपके सामने झुक चुका हूँ, मैं आपकी इच्छाओं के अधीन हूँ। तो यह एक तरीके झुकने की क्रिया है। सिर झुकाने की तकनीक के 2 सशक्त उपयोग हैं। देशभाषा आपकी अंदरूनी स्वभाव की बारी को अभिव्यक्त करता है। अगर आप सकारात्मक महसूस करते हैं तो बोलते समय आपका सिर आपके नीचे की ओर हिलने लगेगा। अगर आप तटस्थ अनुभव करते हैं तो फिर भी जानबूझकर अपने सिर हिलाने लगें और सकारात्मक स्वभाव अनुभव लगेंगे। दूसरे शब्दों में सकारात्मक भावों से सिर नीचे की तरफ हिलने लगता है। इससे उल्टा भी बिल्कुल सही है। सिर हिलाने से सकारात्मक भावान उत्पन्न होते हैं। अगर आप सकारात्मक अनुभव करते हैं तो अपना सिर हिलाना शुरू कर देंगे। अगर आप सिर हिलाना शुरू कर देते हैं तो आपका सकारात्मक महसूस करने लगेंगे। सिर हिलाने की क्रिया सकारात्मक होती है। अगर मैं आपकी बातों पर सिर हिलाता हूं तो आप भी सिर हिलाने लगेंगे, भले ही आप मेरी बातों से सहमत ना हो। सहमति और सहयोग प्राप्त करने का यह एक अद्भुत मंत्र है। फिर अपने हर वाक्य की शाब्दिक सहमति के शब्दों के साथ समाप्त कर सकें, है ना? या क्या आपने ऐसा नहीं करेंगे? क्या यह सही नहीं है या ठीक है? इस तरीके से आप अपनी बातों को एंड कर सकते हैं। जो वक्ता और श्रोता दोनों अपने सिर हिलाते हैं तो श्रोता को सकारात्मक भाव का अनुभव होता है। इससे सकारात्मक परिणाम निकलने की अधिक संभावना होती है। सिर हिलाने की कला आसानी से सीखी जा सकती है और 1 सप्ताह के भीतर आप इसे देशभाष संकेतों के स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक का दूसरा लाभ यह है, इससे चर्चा आगे बढ़ती है और यह इस तरह होता है जब आप एक खुला सवाल पूछते हैं और एक पुल का उपयोग करते हैं तो श्रोता जवाब देता है तो आप उसके जवाब देते समय सिर हिलाने लगते हैं। जब वह बोलना खत्म कर चुका होता है, सिर हिलाने के बाद प्रति सेकंड की दर से 5 बार हिलाना जारी रखें। सामान्यतः 4 सेकंड बाद ही श्रोता दोबारा बोलना शुरू कर देता है और आपको अधिक जानकारी देने लग जाता है। जब आप पीछे की ओर टिक जाते हैं तो आपके हाथ में एक ठूंडी पर रह जाता है, तब यह बोलने के लिए कोई भी दबाव नहीं होता है। इस तरीके से प्रश्नकर्ता की तरह नहीं लगेंगे। जब सुनने के बाद एक हाथ आपकी ठूंडी पर रखें तो उसे धीरे धीरे थपथपाएं। इस संकेत के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इससे संभावित ग्राहक को लंबे समय में बोलने रहने की प्रोत्साहन मिलती है।
उपाय नंबर 3, न्यूनतम प्रोत्साहक। जब दूसरा व्यक्ति बोल रहा होता है तो न्यूनतम प्रोत्साहक के प्रयोग द्वारा उसे बोलने रहने के लिए प्रोत्साहित करें। न्यूनतम प्रोत्साहक यह कहता है, अच्छा, आहा, यह सच में, फिर क्या हुआ। इस तरीके से आप उसमें अपनी बातों में ऐड कर सकते हैं। न्यूनतम प्रोत्साहक दूसरे व्यक्ति द्वारा दी जा रही जानकारी के दोगुनी से अधिक वृद्धि कर सकते हैं। सिर हिलाने की तकनीक। पुलों के साथ मिल जाने के बाद न्यूनतम प्रोत्साहक आपके सबसे लंबी प्रभावित यंत्र बन सकते हैं, जिसके द्वारा आप अपनी प्रस्तुति को बेहतर ढंग से जारी रख सकते हैं। उपाय नंबर 4, आंखों पर काबू कैसे करें। शोध से पता चला है कि आमने सामने की प्रस्तुति में किसी व्यक्ति के दिमाग तक पहुंची जानकारी में से 87% आंखों के माध्यम से पहुंचती है, 9% कानों के माध्यम से एंड शेष 4% इंद्रियों के द्वारा पहुंचती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप एक संभावित ग्राहक आपके बोलने समय आपकी दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहा है तो आपका संदेश उसके द्वारा दी जाने वाली चीज़ों से संबंधित न हो, वह आपके संदेश को केवल 9% ही ग्रहण कर पाता है। अगर आप यात्रा के समय बातें करते हैं, एक घर की तस्वीर बनाने लगते हैं, तो उसे आपकी बातें समझने में खास मुश्किल होती है। अगर आपकी बातें आपके दृश्य प्रस्तुति से संबंध हैं तो वो भी आपके संदेश को केवल 25 से 30% ही ग्रहण कर पाता है, वह भी तब जब आप दृश्य प्रस्तुति की ओर देख रहे हों, न कि सीधे की ओर। अधिकतम नेत्र नियंत्रण रखने के लिए आपकी प्रस्तुति की इशारा करने के लिए एक पेन का प्रयोग करें। एक ही साथ आपका संभावित ग्राहक जो देख रहा है उसे सब स्पष्ट करें। इसके बाद आप नेत्र उपकरण के पेन को हटा लें, उसके आँखों की बातचीत रखें। बोलते समय आपका सिर हिलना नहीं चाहिए। पेन के ऊपर आपकी संभावित ग्राहक की नज़र होनी चाहिए। पेन से इशारा वही करें जो आप देख रहे हैं। इससे आपके संभावित ग्राहक के सिर पर चुंबकीय प्रभाव पड़ने लगेगा। सिर उठाना आपकी आंखों को देखेगा, तब आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह देखेगा और सुनेगा और संदेश पर अधिकतम प्रभाव पड़ेगा। यह सुनिश्चित कर लें जब आप बोल रहे हों आपके दूसरे हाथ की हथेली भी, ताकि भयभीन वातावरण निर्मित ना कर सके। उपाय नंबर 5, प्रतिरूपण। जब दो लोग एक दूसरे के साथ मानसिक रूप से एकाकरण होते हैं तो उसके शरीर में आपसी तालमेल दिखने लग जाते हैं और वे एक जैसी मुद्रा में हो जाते हैं। ऐसे भावहीन आपस में ले लेते हैं। इस व्यवहार का उद्देश्य दोनों के बीच तालमेल बनाना और संघर्ष टालना होता है। इस शब्दविहीन व्यवहार से आप यह कह सकते हैं कि मैं भी आपके जैसा ही हूँ और मैं आपसे और आपके दृष्टिकोण से सहमत हूँ। दूसरे व्यक्ति के एक साथ एकाकार होने से शुरुआत गंभीर वास्ती में हो जाती है और हमारी देह क्रिया, दिल की धड़कन हमारी माँ की लय के तालमेल बन जाती है। इसलिए प्रतिरूपण एक ऐसी अवस्था है जिसके प्रति हमारा स्वाभाविक झुकाव रहता है। प्रतिरूपण जिस व्यक्ति के द्वारा होता है हमारा तालमेल बैठ जाता है, हम अपने आप की नकल करने लग जाते हैं। आप ऐसे व्यवसायिक बैठकों में, सामाजिक उत्सवों में लोगों के साथ होते देख जाते हैं जिनके एक दूसरे से अच्छी पड़ती है। इस कारण कई लोगों में एक साथ रहने के बाद भी एक दूसरे की तरह दिखने लग जाते हैं। फिर वे एक कुत्ता खरीद लेते हैं जो कि दोनों की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है। उपाय नंबर 6 में क्या होता है? उपाय नंबर 6 कहता है गति निर्धारित करना। आवाज़ का लहजा, उतार चढ़ाव, बोलने की गति भी प्रतिरूपण के दौरान एक जैसी हो जाती है ताकि तालमेल बेहतर बन सके। इसे गति का निर्धारित करना कहते हैं। ऐसा लगता है कि मानो दो लोग एक दूसरे में सुर गा रहे हों। आप अक्सर देखते होंगे वक्ता आपके हाथ में तालमेल देकर समय गिनता है, जबकि श्रोता अपने सिर झुकाने की लय के द्वारा उससे तालमेल करता है। जब संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं तो देह और भाषाई स्थितियों के प्रतिबिंब में कमी आ जाती है, क्योंकि दोनों लोग एक दूसरे के आगे आने वाली भावनाओं का अनुमान लगाने लेते हैं। दूसरे व्यक्ति के साथ गति निर्धारण तालमेल बनाने का प्रमुख माध्यम बन जाता है। कभी भी सामने वाला व्यक्ति से ज़्यादा तेज गति में ना बोलें। सर्वेक्षण से पता चलता है कि यदि कोई उसे ज़्यादा तेज़ी से बात करने लग जाता है तो कई लोग दबाव में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति के बोलने की गति उसके दिमाग द्वारा जानकारी के संचित रूप से विश्लेषण की क्षमता को दर्शाती है। सामने वाला व्यक्ति के समान या उससे कम गति से बोलने, उसके लहजे के उतार चढ़ाव के प्रतिबिंब करें। गति निर्धारण बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर फ़ोन पर अपॉइंटमेंट लेते समय, क्योंकि वह आपकी आवाज़ को एकमात्र
अस्वस्थ बनाता है, इसलिए आपकी हर क्षेत्र में गति एक समान होनी चाहिए। तो आज के ये 6 फोन थे खंड नंबर 3 में। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो, लोगों के साथ शेयर करें एंड वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।